आगे सुनिए। रहस्यमयी चट्टानी कुंड। उस खुले मैदान में आर्यन ब्लैंक होकर अपनी मुट्ठी को घूर रहा था और उसके छोटे से चेहरे पर एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने देखा कि पिता राघव चौहान पहले ही धीरे धीरे जंगल से बाहर जा चुके थे। है कल मैं पापा को दिखाऊंगा। मुझे यकीन है कि वो ये देखकर एकदम सरप्राइज हो जाएंगे। आर्यन मुस्कुराया। अचानक उसके हाथ से दर्द की भयंकर लहरें उठने लगी। उसने जल्दी से अपनी स्लीव ऊपर की ओर देखा कि उसका पूरा हाथ खून जैसे लाल निशानों से भर गया था। यहाँ तक कि कुछ जगहों से स्किन भी पूरी तरह छिल गई थी और वहां से लगातार खून रिस रहा था। इसस पहले वो अपनी प्रैक्टिस में इतना खोया हुआ था कि उसे कुछ फील ही नहीं हुआ। लेकिन अब जब वो रुक गया था तो अचानक सारा दर्द एक साथ उमड़ पड़ा, जिससे आर्यन का चेहरा दर्द के मारे सिकुड़ गया। उसे पता था कि ये दर्द भेदक प्रहार की प्रैक्टिस का नतीजा था। लंबे समय तक अपनी स्किन को कपड़ों से रगड़ने की वजह से जो फ्रिक्शन हुआ था, उसी से ये इंजरीज आई थी। अभी थोड़ा टाइम बचा है। मुझे लगता है पहले मुझे उस जगह जाकर थोड़ी देर पानी में सोक करना चाहिए। आर्यन ने आसमान का रंग देखने के लिए अपना सिर उठाया और फिर अचानक से पहाड़ के पीछे की तरफ दौड़ पड़ा। लगभग 10 मिनट बाद एक खड़ी चट्टान उसकी आंखों के सामने आई। उसने सावधानी से अपने आसपास स्कैन किया और फिर चट्टान से बाहर निकली हुई कुछ नुकीली पत्थरों के रास्ते से नीचे उतरने लगा। इन पत्थरों को ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन ये सब मिलकर एक बहुत ही सीक्रेट रास्ता बनाते थे। आर्यन इस रास्ते से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए जब वो सावधानी से नीचे उतरा तो उसके साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद कुछ बड़ी चट्टानों के पीछे छिपी हुई एक गुफा उसके सामने आ गई। इस गुफा की लोकेशन बहुत अच्छे से छिपी हुई थी और आसपास की भारी चट्टानों ने इसे पूरी तरह से कवर कर रखा था। अगर कोई स्पेसिफिकली इसे ढूंढने न आए तो इसे ढूंढ पाना लगभग इम्पॉसिबल था। और वैसे भी नॉर्मल सिचुएशन में कोई इस तरह की जगह पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। गुफा में छलांग लगाते ही एक ठंडी और रिफ्रेशिंग हवा के झोंके ने आर्यन के शरीर की बदबू और पसीने को उड़ा दिया। बाहर की झुलसा देने वाली गर्मी के मुकाबले ये गुफा एक अलग ही दुनिया की तरह थी और गर्मी से बचने के लिए एक बेहतरीन जगह भी। गुफा के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस नहीं था। गुफा के बिल्कुल बीचों बीच बने एक 6-10 मीटर चौड़े चट्टानी कुंड के अलावा वहां कुछ भी खास नहीं था। अगर कोई उस कुंड के पास जाता तो उसे दिखता कि वो क्रिस्टल क्लियर पानी से भरा हुआ था और पानी के ऊपर एक हल्की हल्की ठंडी हवा तैर रही थी। छपाक। कुंड के पास पहुंचते ही आर्यन ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और सीधे पानी में कूद गया। हल्की ठंडी हवा की वजह से उसकी बॉडी थोड़ी सी कांपी, लेकिन उसने जल्दी ही उस ठंडक को अडेप्ट कर लिया। आर्यन को यह गुफा बचपन में इत्तेफाक से मिल गई थी। सिर्फ उसे और उसकी छोटी बहन काव्या को ही इस जगह के बारे में पता था। यहाँ का पानी बाकी जगहों से काफी ज्यादा ठंडा रहता था और गर्मियों के पीक सीजन में आर्यन को यहाँ आकर इस कुंड के पानी में डूबना बहुत पसंद था। हालांकि ठंडे और रिफ्रेशिंग होने के अलावा इस पानी का कोई और जादुई इफेक्ट दिखाई नहीं देता था। लेकिन सच तो ये है कि ये बात पूरी तरह सही नहीं थी, क्योंकि जब भी आर्यन इस पानी में सोक करता तो उसे अनजाने में ही ऐसा फील होता था जैसे उसका दिमाग एक्स्ट्रा शार्प हो गया है। वो चाहे जो भी काम करे, वो बहुत जल्दी एक फुल कंसंट्रेटेड स्टेट में एंटर कर जाता था। पहले उसे इस फीलिंग का कोई खास फायदा समझ नहीं आता था, लेकिन अब जब आर्यन ने भेदक प्रहार सीखना शुरू कर दिया था तो उसे रियलाइज हुआ कि इस कंसंट्रेटेड स्टेट का उसकी ट्रेनिंग प्रोग्रेस पर बहुत बड़ा और पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है। वरना शायद उसके लिए इतने कम टाइम में भेदक प्रहार को सीखना ही बहुत मुश्किल होता। आवाज प्रोड्यूस करने की तो बात ही छोड़ दो। क्या ये सिर्फ मेरा वहम है? कुंड में लेटे हुए आर्यन ने अपने हाथों में थोड़ा पानी भरा और उसे धीरे धीरे नीचे गिरते हुए देखने लगा। उसका छोटा सा चेहरा सिकुड़ गया। अगर ये चीज सच में इतनी जादुई होती तो वो अपनी करंट स्लो प्रोग्रेस की बजाय बहुत पहले ही प्राण एनर्जी का लेवल अचीव कर चुका होता। एक बार जब मैं वज्रदेह के 6ठे लेवल तक ट्रेनिंग कर लूंगा तो मैं अपने एसेंस को प्राण में रिफाइन कर पाऊंगा और उस प्राण एनर्जी के साथ मैं आखिरकार एक असली प्रैक्टिशनर बन जाऊंगा। आर्यन ने एक्साइटमेंट में अपने चेहरे के दोनों तरफ हल्के से थपथपाया और उस दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगा। वैसे भी चौहान फैमिली की पूरी यंग जनरेशन में गिने चुने ही ऐसे लोग थे जो उस लेवल तक पहुंच पाए थे। ट्रेनिंग की दुनिया में प्राण एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। ऐसा कहा जाता था कि एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर अपने हाथों के सिर्फ एक झटके से भूस्खलन ला सकता है। जमीन फाड़ देने वाली इस ताकत को इमेजिन करना आर्यन के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो अभी भी सिर्फ शुरुआती लेवल का एक छोटा बच्चा ही था और इस तरह की ताकत का जो मेन सोर्स था वो था प्राण एनर्जी। एक ऐसी जादुई ताकत जो आसमान और जमीन के बीच तैरती रहती थी।
लेकिन इस यूनिवर्स से प्राण एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के लिए किसी को भी तब तक ट्रेनिंग करनी पड़ती है जब तक कि उसकी बॉडी के अंदर प्राण एनर्जी का एक बीज न बन जाए। तभी जाकर कोई इंसान और ज्यादा प्राण एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर खींच सकता है। आर्यन आराम से चट्टानी कुंड के किनारे से टिककर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद की और सिर को ऊपर की तरफ टिका लिया। थोड़ी देर तक उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल चलते रहे, लेकिन फिर अनजाने में ही वो धीरे धीरे एक गहरी नींद में चला गया। पिछले कुछ दिनों की ट्रेनिंग उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रही थी। अब जब उसे फाइनली थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम मिला तो उसके शरीर के कोने कोने में छिपी हुई सारी थकान बाहर आने लगी। आर्यन के गहरी नींद में सोते ही वो गुफा एक बार फिर से पूरी तरह शांत हो गई। कुंड का पानी बस हल्के हल्के हिलोरें ले रहा था। प्लॉप। उस सन्नाटे के बीच अचानक उस साफ पानी में एक हल्की सी हलचल हुई। आर्यन के इंजर्ड हाथ से एक डार्क रेड रंग की खून की बूंद फिसलकर चुपचाप पानी में जा गिरी। जैसे ही वो खून की बूंद गिरी, वो शांत पानी अचानक से उबलने लगा। एक के बाद एक खून जैसे लाल रंग के बुलबुले पानी की सतह पर उठने लगे और आर्यन के सोते हुए शरीर के आसपास फूटने लगे। हल्का लाल रंग का लिक्विड हवा में बिखर गया। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर अपना खुद का दिमाग हो। वो लिक्विड आर्यन की बॉडी के चारों तरफ लिपट गया और फिर बहुत तेजी से उसकी स्किन के पोर्स के थ्रू अंदर चला गया। जैसे ही वो हल्का लाल लिक्विड आर्यन की बॉडी के अंदर गया, उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसके पूरे शरीर की मसल्स को बहुत ही वायलेंट तरीके से कंप्रेस किया जा रहा हो। किसी लहर की तरह उसके शरीर से पसीने की एक बाढ़ सी निकल पड़ी, जो आपस में मिलकर पानी में बहने लगी। जैसे ही काले इम्प्योरिटीज से भरा वो पसीना उसकी बॉडी से बाहर निकला, आर्यन, जिसकी बॉडी वज्र देह के तीसरे लेवल को पार करने के बाद 1 सेंटीमीटर तक बढ़ गई थी, उसे फील हुआ कि उसकी बॉडी सिकुड़कर वापस अपने पहले वाले साइज पर आ गई है। यह सेंसेशन बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी गीले स्पंज को पूरी ताकत से निचोड़कर उसका सारा पानी निकाल दिया गया हो। लगभग 10 मिनट के बाद कुंड का पानी उबलना बंद हो गया। जैसे ही पानी शांत होने लगा, आर्यन अचानक से नींद से जागा और जोर से चिल्लाया, बहुत गर्म है, छपाक। चिल्लाते हुए आर्यन ने तुरंत अपना सिर नीचे किया और अपनी पूरी बॉडी को पानी में डुबो लिया। थोड़ी देर बाद वो आखिरकार सांस लेने के लिए पानी की सतह से बाहर आया। उसके चेहरे पर एक गहरी हैरानी छाई हुई थी। नींद से जागने के ठीक पहले उसे लगा था जैसे उसे किसी भट्टी में सेंका जा रहा हो। वो जलन इतनी भयानक थी कि वो अनजाने में ही दर्द से चीख पड़ा था। यहाँ अंदर अचानक इतनी गर्मी क्यों हो गई? आर्यन सोच में पड़ गया। वो अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए थोड़ी देर और पानी में ही खड़ा रहा और फिर आखिरकार उसने बाहर निकलने का डिसीजन लिया। कुंड के किनारे खड़े होकर थोड़ी देर तक सोचते रहने के बाद आर्यन ने बिना कुछ बोले बस अपना सिर हिला दिया। जैसे ही उसने अपने कपड़े उठाए और उन्हें पहनना शुरू किया, उसकी नजर अचानक अपने हाथ पर जाकर टिक गई। हाँ? आर्यन अपनी आंखें फाड़कर अविश्वास से अपने हाथ को देखने लगा। उसे साफ साफ याद था कि ट्रेनिंग के बाद उसका ये हाथ खून से सने घावों से भर गया था, लेकिन अब उसके वो सारे घाव किसी चमत्कार की तरह गायब हो चुके थे। कंफ्यूज होकर आर्यन ने धीरे से अपने उस हाथ पर हाथ फेरा जो कुछ देर पहले घावों से भरा हुआ था। अचानक उसकी बॉडी एकदम स्टिफ हो गई। उसके चेहरे पर एक अनबिलीवेबल लुक उभर आया जब उसने देखा कि उसके हाथ की स्किन काफी हद तक हार्ड हो चुकी थी। इस तरह की सिचुएशन साफ तौर पर इस बात का इशारा थी कि वो वज्र देह के चौथे लेवल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ये ये कैसे पॉसिबल है? इस डिस्कवरी ने आर्यन को पूरी तरह से सुन्न कर दिया था। वो बस अपनी जगह पर एकदम बुत बनकर खड़ा रह गया।